हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग NBS और KVS के टायर 2 एग्जामिनेशन के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर थे विषय हिंदी का उसको देखेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में परीक्षा के पैटर्न किस तरह के होंगे तथा किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसे देखा है। जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे थे वो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। ये जो टायर 2 होगा उसमें कुल 70 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। हर एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स का होगा और जिसमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। जो 1/4 जो है उसके नेगेटिव मार्क्स होंगे और जो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 100 मार्क्स से आपके हो जाएंगे और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 70। हमने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उसके हमने पिछले 2 वीडियो में ये जो 4 क्वेश्चन हैं, एक हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड, दूसरा क्वेश्चन भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है तथा तीसरा निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन तथा चौथा रीति काल में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये जो 4 प्रश्न थे हमने पिछले 2 वीडियो में आपको करवा दिया है। आज हम लोग ये प्रश्न संख्या 5 छायावाद की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं जैसे आत्मनिहित, प्रकृति का मानवीकरण और नारी सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, ये और प्रश्न संख्या 6 प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद के प्रभावों की विवेचना कीजिए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आज ये 2 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो थे ये प्रश्न पिछले वीडियो में आप सबको करा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 5 और 6 के प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग पहुँचते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न है छायावाद की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख काव्यगत विशेषताओं जैसे आत्मानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण और नारी सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। आप सभी से मैं एक अनुरोध करता हूं कि प्रश्नों को बार बार देखें ताकि आपका जो उत्तर हो प्रश्नों के जो प्रश्न में पूछा गया उसके अनुरूप हो, आप डिबेट ना हो। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न की भूमिका या परिचय जिसे आप कहते हैं उसे देखते हैं। छायावाद जिसका जो काल है वो कब से कब तक है? तो 1918 से 1936 तक के काल को छायावाद कहा जाता है। छायावाद हिंदी साहित्य का वह स्वर्ण काल है जिसे स्वतंत्रतावाद का भारतीय रूप माना जाता है। यह द्विवेदी युगीन जड़ता और उपदेशात्मकता के विरुद्ध सूक्ष्म अनुभूतियों का विद्रोह था। तो छायावाद क्या है? जो स्वतंत्रतावाद है उसका एक भारतीय रूप है जिसमें जो द्विवेदी युगीन की जो जड़ता थी और जो उसमें उपदेशात्मकता था उसके विरुद्ध एक अनुभूति का विद्रोह है। तो हम लोग देखते हैं क्या छायावाद की जो प्रमुख परिभाषा है, जो महान विद्वान हमारे हिंदी साहित्य के हैं उन्होंने क्या क्या दिए हैं उसको देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है छायावाद? तो जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो वही छायावाद है। और हमारे महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने छायावाद का संबंध रहस्यवाद से जोड़ा है। तो ये हमारे जो थे महान साहित्यकार की परिभाषा थे छायावाद को लेकर। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख काव्यगत विशेषताएं। जो छायावाद की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं वो क्या क्या है? तो पहली जो विशेषता है वो है आत्म अनुभूति और व्यक्तिगतता। अर्थात छायावादी कवियों ने समाज के बजाय अपने अंतर मन की अनुभूतियों, निजी सुख दुख और प्रेम की कविता का विषय बनाया है। तो छायावाद कवि क्या कि वो समाज में फैले हुए विचारों से ज़्यादा वो मन के अंतर्मन की जो द्वंद्व होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती है, जो आपका निजी सुख दुख और प्रेम का कविता होता है, उसका इन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया। हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। निराला की सरोज स्मृति में क्या है? निजी शोक की गहरी अभिव्यक्ति है। जो निराला जी का सरोज स्मृति है उसमें निराला जी की अपनी खुद की निजी शोक की गहरी अभिव्यक्ति है। और उसके बाद उसके अलग अन्य विशेषता में क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण। तो छायावाद कवि ने क्या किया? जो प्रकृति को मानव के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। प्रकृति को जड़ न मानकर बल्कि एक सजीव चेतन सत्ता के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं। बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है कि जो प्रकृति को हम मानव के रूप में
मानव का हिस्सा बना लिया, मानव के रूप में से सजीव रूप में व्यक्त किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, नारी सौंदर्य और गरिमा। नारी को केवल विलास की वस्तु नहीं बल्कि श्रद्धा, दया और करुणा की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जिसकी छायावाद की कवियों की क्या विशेषता है कि नारी को केवल एक भोग विलास की वस्तु नहीं समझते बल्कि उसे श्रद्धा, दया और करुणा की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं विश्वास रजत नग पगतल में। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी में से लिया गया है ये पंक्तियाँ। अगली जो इसकी विशेषता है वो क्या है, रहस्यवाद और जिज्ञासा। अज्ञात असीम सत्ता के प्रति प्रेम, विरह और उसे जानने की उत्कंठा इस काव्य में प्रमुखता से मिलती है। जो छायावाद के कवियों की जो एक खास विशेषता वो क्या, वो रहस्यवाद और जिज्ञासा के प्रति उसकी गहरी अनुभूति है। वे जो असीम सत्ता है उसके प्रति प्रेम, विरह तथा उससे जो जानने की उत्कंठा है उसके काव्य में भी प्रमुखता से दिखती है। उदाहरण हम लोग देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचनाओं में अज्ञात प्रेतम के प्रति वेदना स्पष्ट झलकती है। जो हमारे अज्ञात प्रेमी है उसके प्रति जो हमारा जो वेदना है, कष्ट है, तड़प है, वो इन कवियों की रचनाओं में दिखती है। तो ये थे छायावाद के जो अगली विशेषता है वो देखते हैं हम लोग, शिल्पगत नवीनता। जो छायावाद कवि है वो अपने शिल्प में नवीनता लाते रहते हैं। वो पुरानी परंपराओं से हटकर कुछ नए विषयों को भी अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं, खड़ी बोली का परिमार्जित और तत्वनिष्ठ रूप, प्रतीकात्मकता और मुक्त छंद का प्रयोग इस युग की देन है। इस युग की क्या क्या देन है? तो तत्समनिष्ठ रूप, प्रतीकात्मकता और मुक्त छंद का प्रयोग इस युग की प्रमुख देन है। इस प्रकार छायावाद काव्यगत की ये प्रमुख विशेषता थी जिसे हमने अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद में जयशंकर प्रसाद जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उसकी कृति कामायनी जो कि एक महाकाव्य है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति परिमल अनामिका है। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, कृति इसकी है पल्लव। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और उनकी रचना या कृति यमा है, जिसके लिए इसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये हमने इसका मुख्य जो भाग था इस प्रश्न का अब देख लिया। अब हम लोग इस प्रश्नों के निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। इस प्रकार छायावाद हिंदी काव्य का एक महत्वपूर्ण युग है जिसमें कवि की आत्मानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण, नारी सौंदर्य का कोमल चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इस काव्य धारा ने हिंदी कविता को संवेदनशीलता, सौंदर्यबोध और कल्पनाशीलता से समृद्ध किया। तो ये छायावाद कवि थे, इन्होंने क्या किया, काव्य हिंदी कविता को एक संवेदनशील बनाया, सौंदर्यबोध और कल्पनाशीलता से समृद्ध किया, इसे भरपूर किया, इसे इसकी रचनाओं को काफ़ी समृद्ध बनाया। तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा गया प्रश्न क्या, प्रगतिवादी काव्यधारा पर जो मार्क्सवाद का था उसके प्रभाव को आपको विवेचना करना है तथा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच के सूक्ष्म अंतर को आपको बताना है कि उसके बीच में क्या क्या से अंतर रहे, कौन कौन से किस विषयों पर दोनों अलग अलग हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसका परिचय देखते हैं, भूमिका जिसे आप कह सकते हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का वह सोपान है जिसने साहित्य को महलों और कल्पना के लोक से निकालकर खेतों, खलिहानों और कारखानों तक पहुंचाया। तो प्रगतिवाद क्या है, वो हिंदी साहित्य का वह सोपान है जिसने साहित्य को केवल राजा महाराजाओं और उच्च वर्गों के कल्पना से हटकर कहाँ पहुंचा दिया, तो खेत, खलिहान, गांव, देहात और कारखानों तक पहुंचाया। इसका उदय लगभग 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ माना जाता है। इस आंदोलन पर कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव हम लोग देखते हैं। प्रगतिवाद को राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का इस काव्यधारा पर गहरा प्रभाव है। तो देखते किस किस पे प्रभाव है, तो शोषक और शोषित का द्वंद्व है। जो ये मार्क्सवाद में क्या होता है, शोषक एक वर्ग होता है, एक शोषित, उसके बीच के द्वंद्व को दिखाया जाता है। मार्क्सवाद की तरह प्रगतिवादी कवियों ने समाज को 2 वर्गों में विभाजित देखा। शोषक, एक तो शोषक वो जो पूंजीपति जिसे कहते हैं, और एक शोषित जिसे मजदूर या किसान आप कह सकते हैं।
कविता में शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की गई है। जो प्रगतिवादी काव्यधारा में जो कवि हैं वो शोषकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और शोषित जो है उसके प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, धर्म और युद्ध ईश्वर का विरोध है। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था। मार्क्स ने क्या कहा था कि धर्म जो है वो गरीबों को अफीम है, उसे खिलाकर अमीर लोग उसका शोषण करते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने भी परलोक और भाग्यवादिता को नकारते हुए कर्म और वर्तमान जीवन पर बल दिया। जो प्रगतिवादी कवि है वो परलोक की दुनिया को छोड़ कि धर्म, भगवान इन सबों से परे उसे नकारते हुए कर्म और वर्तमान के जीवन शैली पर बल दिया है। क्रांति का आह्वान, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अनिवार्य माना गया है। वे क्रांति के थ्रू ही समाज को समानता की राह पर लाना चाहते हैं। उदाहरण, काटो काटो कराल खड़ग, मारो मारो हंसिया। ये किसकी पंक्ति है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो कि क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। हंसिया यहाँ क्रांति का प्रतीक है। शोषित वर्ग हंसिया के माध्यम से अपने हिस्सा मांगते हैं। अगला है, कला केवल कला के लिए नहीं। जो प्रगतिवाद है उसमें कला जीवन के लिए सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का उपकरण बनना है था। जो प्रगतिवादी कवि कविता को केवल उच्च वर्गों के लिए मनोरंजन का साधन नहीं मानते बल्कि समाज में जो निचले तबके हैं उसमें सामाजिक क्रांति का उपकरण बनना भी चाहते हैं। ये कला केवल कला के लिए नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच के सूक्ष्म अंतर को। यद्यपि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। अंतर को हम लोग देखते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए अंतर, तो आप उसे टेबल के फॉर्म में अच्छे से बता सकते हैं। इससे आपका उत्तर और भी आकर्षक हो सकता है। हम लोग पहले देखते हैं कि आधार, किन आधारों पे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद अलग अलग हैं। जो पहले उसकी मूल विचारधारा है कि विचारधारा के रूप में ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। प्रगतिवाद क्या है? ये मार्क्सवाद से प्रेरित है। वहीं प्रयोगवाद क्या है? ये सिगमंड फ्राइड के मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद से प्रेरित है। जो महान दार्शनिक सिगमंड फ्राइड रहे उसके मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद से ये प्रयोगवाद प्रेरित है। अब हम लोग केंद्र बिंदु देखते हैं प्रगतिवाद। इसमें समाज और सामूहिक चेतना मुख्य है। जो प्रगतिवाद का केंद्र बिंदु है उसमें क्या है? समाज और सामूहिक चेतना मुख्य है। वहीं प्रयोगवाद में इसमें व्यक्ति और उसकी निजी कुंठाएं, अनुभूतियां मुख्य हैं। प्रयोगवाद में क्या है? जो व्यक्ति के जो अपनी निजी कुंठाएं हैं, जो उसकी अनुभूति, जो इच्छा है, वो मुख्य बिंदु है। अब हम लोग दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं प्रगतिवाद को। दृष्टिकोण में यह बहिर्मुखी है। प्रगतिवाद क्या है? बहिर्मुखी है। ये बाहरी दुनिया की समस्याओं पर केंद्रित है कि रोजगार, सम्मान, धन का बराबरी बंटवारा है कि नहीं, ये इन सब बाहरी बातों पे ये केंद्रित है। वहीं प्रयोगवाद क्या? अंतर्मुखी है। मनुष्य के आंतरिक मन और कुंठाओं पर केंद्रित है। यौन इच्छाओं पर ये केंद्रित है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी समस्या हो रही, आत्मविश्लेषणात्मक। तो इन विषयों पे ये दृष्टिकोण प्रयोगवाद का है। अब हम लोग भाषा शैली के अनुसार प्रगतिवाद को देखते हैं। प्रगतिवाद की भाषा सरल, सपाट और जन साधारण के करीब है, क्योंकि ये जन भावना के में जो है क्रांति का विद्रोह भी जगाना चाहते हैं। इनके ज़्यादातर पाठक गरीब तबके से हैं, कारखाना में काम कर रहे मजदूर, खेती हर किसान है। तो इसकी जो भाषा क्या कैसी होगी? वो सरल होगी, सपाट होगी और जन साधारण के करीब होगी, जिससे वो समझ सके और अपने अधिकार को मांग कर सके। जबकि वहीं प्रयोगवाद की भाषा क्या है? जटिल है, प्रतीकात्मक है और नए प्रयोगों से युक्त है। उद्देश्य क्या है प्रगतिवाद का? प्रगतिवाद का जो उद्देश्य है वो क्या है? सामाजिक क्रांति और विषमता को दूर करना। जो समाज में फैले विषमता है उसे दूर करना प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य है। वहीं प्रयोगवाद का क्या है? नवीन सत्यों की खोज और शिल्पगत प्रयोग करना प्रयोगवाद की विशेषता है और ये इसका उद्देश्य भी है। और हम लोग इसका सूक्ष्म अंतर का सार देखते हैं। जो पूछा गया था प्रश्न में, सूक्ष्म अंतर, उसका सार क्या है? प्रगतिवाद जहाँ हम अर्थात समूह अर्थात समाज की बात करता है, वहीं प्रयोगवाद मैं व्यक्ति की बात करता है, खुद के अंतर मन के द्वंद्व के विषयों को उठाता है। प्रगतिवादी कवि कहता है सबका भला हो, जबकि प्रयोगवादी कवि कहता है मेरा सत्य क्या है। तो यहाँ आप इसका महीन अंतर क्या देखें कि जो प्रगतिवाद है वो समाज की बात करता है, समूह की बात करता है, हम की बात करता है। वहीं प्रयोगवाद मैं खुद की बात करता है, खुद के अंतर मन के द्वंद्वों की बात करता है। तो ये इसका सूक्ष्म अंतर है। और हम लोग जो दोनों के प्रमुख कवि हैं उसको देख लेते हैं। प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। वहीं
प्रयोगवाद के कौन कौन से हैं? तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो ये थे प्रमुख कवि दोनों के, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के। अब हम लोग इस प्रश्नों के निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव रहा है, जिसके कारण कविता में वर्ग संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और जनवादी चेतना का विकास हुआ है। दूसरी ओर प्रयोगवाद ने कविता को नए शिल्प, भाषा और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से अभिव्यक्ति के नए आयाम दिए हैं। ये थे इन दो प्रश्नों का उत्तर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो, और जो आप अगला 2 प्रश्न है उसे आप खुद से भी लिख कर बता सकते हैं। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।